हाँ जी। देखो, प्राकृतिक वनस्पति और इसमें हमने वनों का भौगोलिक वर्गीकरण लिखा था। कौन सा वर्गीकरण हो गया? भौगोलिक। ये स्थायी है, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता है। अब जैसे वन है गए, इनकी जो पृष्ठभूमि अपन है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही? और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है गए, इसमें हम देखें तो वन अंग्रेजों के शासन से पहले वनों का जो उपयोग है पारंपरिक रीति रिवाज में होता था। कि वनों का जो उपयोग है यानी वो किस में होता था? पारंपरिक रीति रिवाज। पारंपरिक रीति रिवाज का मतलब औषधीय रूप में हो गया, छप्पर बना लिए, है ना, बानरवाड़ बना लिए, इन्हीं के रूप में इनका उपयोग होता था। इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग ही नहीं होता। और तब भी पर्यावरण अनुकूल था, पेड़ों को काटते नहीं थे, सींचते थे। हर पेड़ में कोई ना कोई देवी देवताओं का वास करवा रखा है, चाहे वो पीपल का हो, चाहे नीम का हो, चाहे खेजड़ी का हो, चाहे अर्जुन का हो, चाहे महुआ का, जैसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष दे रखा है ना। तो जितने भी हैं उनमें इसीलिए कि उन वनों को अपन बचा सके, इसलिए उनको क्या है कि देवतुल्य माना जाता है। तो वनों का उपयोग पारंपरिक रीति रिवाज, पारंपरिक मतलब किसी भी प्रकार, केवल उसके ऊपर से कटाई करते थे। कटिंग, जैसे अपन बालों की कटिंग करते हैं ना, बस इतना ही काम था। झोंपड़ी, छप्पर, ये सारे बनाते थे। कंक्रीट के मकानों में नहीं रहते थे, इसलिए पंखे की, कूलर की, एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। शुद्ध वातावरण था। लेकिन यहां पर जब अंग्रेज आए और लॉर्ड डलहौजी, उसने यहां के वनों पर भी अध्ययन किया तो पता चला कि यहां पर इमारती लकड़ी पाई जाती। इंग्लैंड में इमारती लकड़ी है नहीं। ये 1855 के आसपास की बातें हैं। अब ध्यान रखिएगा कि 1850 से ही क्या है, रेलगाड़ी का विकास हो गया था। अपने 1853 है उसमें अपने भारत में, उससे पहले लिवरपूल, मैनचेस्टर है उसमें यूरोप में चल गई। उस समय रेल की जब पटरियां बिछाते थे ना, तो उनके बीच में लकड़ी लगाई जाती थी। अब भी पुराने रेल की पटरियों में आपको बीच में लकड़ी लगी हुई मिल जाएगी कई जगह, है ना। तो वो लकड़ी क्या, ऐसी मजबूत लकड़ी होनी चाहिए, सॉलिड भी होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए, दीमक भी नहीं लगनी चाहिए। तो वो होती है चीड़ की लकड़ी। कौन सी है? चीड़। तो चीड़ की लकड़ी है, उसके दीमक नहीं लगती और पानी से भी प्रभावित नहीं होती। और ये अपने यहां पर खूब पाई जाती है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो चीड़ उखाड़ उखाड़ करके यूरोप भेजना शुरू कर दी। हमारे यहां पर भी उसको, मतलब फिर क्या एक नियम बना दिया 1855 में कि जितने भी जो इमारत, अंग्रेजों ने, कि ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों ने ऐसा नियम बनाया कि जितने भी भारत में इमारती लकड़ी है, उस इमारती लकड़ी पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी। तो वो अब कुछ बोल ही नहीं सकते। और हमारे एकदम से इतनी जल्दी कोई चीज समझ में भी नहीं आती।
धीरे धीरे आती, शुरू से ही रही है परंपरा, कोई आज की नहीं। पता चला 1890 तक आते, ये 1872-90 यहां आते आते पता चला कि यार ये तो अपने वाले वनों का विनाश करने में लगे हुए, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तब हमने क्या है कि इनसे मांग की कि हमारे वनों को नहीं काटा जाए, कई आंदोलन भी हुए। तब 1894 जब ज्यादा उग्र आंदोलन हो गया तो 1894 में ब्रिटिश भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। हाँ, कि ब्रिटिश भारत है, इसमें पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई जाती है? 1894। यह ब्रिटिश भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 है, यानी इसमें यह बना, अब कह दिया गया कि वनों की क्या है, कटाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार से वनों को काटा नहीं जाएगा। यह 1894 है, इसमें जो राष्ट्रीय वन नीति आती है इसमें। लेकिन इससे पहले पारंपरिक रीति रिवाज के रूप में हम काम में लेते थे, हर कहीं उसको क्या है, यानी काम में नहीं लिया था। पारंपरिक रीति रिवाज मतलब हर चीज पर्यावरण हितैषी हुआ करती थी। ऐसे मकान होते थे मिट्टी के बना करके, ये ईंटें भी मिट्टी की, कच्ची पक्की कम बनाते थे, और ये सब उसी के एकदम हरियाली भरा हो सारा वाता। क्या गया? अब लोग क्या है, इनको देखने के लिए आते हैं। टेंट भी आजकल तो अलग तरीके का हो गया, ऐसा तो ये तो खुद ही लगा लेते थे, चांदनी वगैरह ये खंबे ला करके हम खुद ही रोप दिया करते। अब तो अलग ही आते हैं, काम कोई करने वाला होता ही नहीं है। तो ये पर्यावरण हितैषी सारे काम हुआ करते। ये देखो, आटा खुद पीसा करते थे, दलिया दलते थे, घटी है ये। अब ऐसी दुर्दशा में ही है ये, कहीं पड़ी है तो। पहली बात तो घरों में है नहीं, आपके इधर तो है, बाकी अधिकांश राजस्थान में मुश्किल है काम, है तो चलाते नहीं है उसको, आटा पिसा करके लाते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो शादी विवाह में जरूरत पड़ती है, हल्दी पीसनी होती है ना, तब भी इसकी जरूरत। ऐसे मकान हुआ करते थे, इनकी पुताई करते थे। अब दीपावली का सीजन आ रहा है तो इसमें एक दूसरे का हाथ, सीढ़ी नहीं हुआ करते थे, ऐसी सीढ़ी, देसी सीढ़ी बना लिया करते, जुगाड़। ये पर्यावरण, सब चीजें यही पर्यावरण से ही प्राप्त होती थी। ये नहीं कि अरावली को तोड़ करके ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अभी आपको मैं बता रहा था, ये जो बना हुआ होता खेर की लकड़ी का था ये, तो खेर को पूरे को नहीं, उसकी खेर की जड़ निकाली जाती थी। 5, 7, 10 जड़ें होती थी, उसमें जो काम की जड़ होती थी उसी को निकालते थे, बाकी वापस वैसे ही करते। ये एक्सरसाइज वाला काम कितना शानदार। हाँ, खेलते, अब बच्चे खेलते हुए मिलेंगे तुम्हें, सब मोबाइल में मिले, घुसे हुए मिलेंगे आपको। इससे ये ट्रपोल एकदम पक्के भी हो जाया करते थे, है ना। हाँ, ये सारा जो पर्यावरण हितैषी हर चीज। अब गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बाकी ज्यादातर गैस पे बनाने लग गए लोग। हाँ, इसका स्वाद अलग है, स्वाद बहुत ज्यादा होता है इसका। हाँ, ये जब मकान बनाते थे तो कंक्रीट लेकर के आते थे, और इसको पहले पूरा कचरे से भरा जाता था, और फिर इसके ऊपर ये चलाते थे। इससे क्या है कि चूना तैयार होता था, सीमेंट नहीं थी, चूना था, उसी से मकान में। ये 2-3 क्विंटल का होता था। पशु खींचते थे इसको, बैल, जैसे आपको एक दिन रहट नहीं दिखाया था मैंने, उसी प्रकार का है यानी ये। तो ये सारे पशु है, यानी वो इसको चलाने का काम करते। ये तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरी है, इस हिसाब से दिखना चाहिए ना तुम्हें। हाँ, ये देखो। हाँ, दिन चले गए ये। हाँ, पहले ये अगर याद नहीं तो मुर्गा बनो और याद करते जाओ, तब विद्या आती थी।
हाँ, अब तो बच्चे कहाँ है, वो अगर ऐसे हो जाए तो वो परमानेंट ही मुर्गा बने ही रह जाएगा, दिक्कत हो जाए वो इतना। ये आप में से ये नोट देखा होगा, बाकी 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसे, ये सारे हुआ करते थे। अब खरीदते हैं छोटे बच्चा जब जन्म होता तो उसका कांटला बनाने के लिए, बाकी घर में मिल जाएंगे, दादा दादी के बूढ़े हैं तो उनके बक्से में आज भी मिल जाएगी ये सिक्के। ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाई पूंज बोलते थे। बाजरे को इस तरीके से इकट्ठा कर, सिटियां तोड़ तोड़ करके ऐसे इकट्ठी कर लेते थे और फिर इसको ढक दिया करते थे और धीरे धीरे फिर कूट करके निकालते थे इसको। या फिर ड्रमी हुआ करती थी, थ्रेसर नहीं होता था, ड्रमी होती थी ये। आजकल तो फटाफट ही निकाल देते हैं। हाँ, मशीनों से होता है ना ज्यादातर, वो है। ये पीसना करते थे ना, हाँ, तब यानी पूरा इससे भी और इससे दोनों से साफ किया जाता था। ऐसे जब अनाज निकालना पशुओं को घुमाते थे उसके ऊपर, तो एक दूसरे में सामंजस्य, 3 4 5 6 लोग हैं, संगठन था, लड़ाई नहीं थी, एक दूसरे से ध्यान रखते थे कि मैं लड़ लिया तो मेरे ये काम में नहीं आएगा, है तो लड़ लिया, थोड़े दिन ही होते थे, उसके बाद में समझौता हो जाता था। आजकल तो अपन ये देखते हैं कि हर शादी में 4 भाई हैं तो उनमें से 1 2 तो रुष्टी है ना। इधर कम है, आपके यह होने लग गया। फिर मनाने के लिए जाते हैं, वो रूसता इसलिए मनाने, लेकिन कहे नहीं मनाएंगे, वो बेचारा कई बार ऐसे ही रह जाता है। इधर कम है, गया हूं मैं कई जगह, तो अच्छा है, भी सामाजिक सामंजस्य ठीक है। इस पीढ़ी वाले लोग अभी जिंदा है, सफेद सापे वाले लोग जिंदा है, तब तक ही है। बाकी जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम अलग अलग कर दोगे सबको। क्या है ये? प्राउंडा, थेपड़ी है इनमें। हाँ, ये रखा करते थे। और जब छान बना करके ये सब ऊपर चढ़ाते थे ऐसे। अब बनाना भी बंद कर दिया, चढ़ाने वाले भी, और सब देखिए देसी नस्ल के आदमी है। इसमें कोई बोनी किस्म का आदमी नहीं है। कहां है? बोनी किस्म का एक ही नहीं है, आप देखिएगा, तुम्हें ऐसे बीच वाला दिख रहा, झुक रहा होगा, वही तो बात है। सारे लंबी किस्म, अच्छी नस्लें हुआ करती थी। फिर नस्लों में संकरण हो गया, ओजोन गैस की वजह से, ओजोन में क्षय होने की वजह से जीन परिवर्तित हो गए, तो नस्लें छोटी होगी। क्योंकि बोनी किस्म के गेहूं खा रहे हैं तो नस्लें भी बोनी होगी। हाँ, हरित क्रांति के बाद यही तो दिक्कत है, ये पहले चला करते थे। हाँ, और इसके बाद में ये देखिएगा, अरे तो ये सब मेरे कार्यकाल की तो हैं, और कहां के। ये छाबड़ी आपको पहले मैंने दिखाई दी थी, है ना। ये सारे जो है ये इसी से संबंधित है, ये घट। तो ये पारंपरिक रीति रिवाज है, इसमें मतलब हर चीज प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और प्रकृति पे बिला। शादी होती थी तो बानरवाड़ बनाते थे, ये टेंट, बड़े बड़े लाइटिंग हाउस, ऐसा कुछ नहीं था, सजाते थे तो पेड़ों के पत्तों को ही काम में लिया करते थे। बानरवाड़, जैसे बारात आने वाली है तो जो पड़सा होता था, घर होता था ना, उसके आगे गेट भी लगाते थे, तो वो भी क्या है, 2 लकड़ियां इधर गाड़ दी, 2 इधर गाड़ दी, एक यहां पर बांध दी, और इसके बाद में नीम के पत्ते लटका दिए। अशोक का तो मरुस्थल में कहां है, वही बात है, मिल जाता पीपल नीम, यानी उससे एकदम हरा भरा कर दिया, गेट बना दिया। ये प्रवेश द्वार होगा जी, तोरण द्वार। हाँ, स्वागत गेट, तोरण द्वार, ये सारा यही था। हाँ, और बस बारात का जो डेरा होता था दूसरी जगह, यहां से फिर वो आते थे, यहां पर वरमाला का कार्यक्रम होता था। घरों के जो दीवारें होती थी, पक्की दीवारें नहीं, कच्ची दीवारें होती थी, इधर जैसे कच्ची दीवार है इधर, इन पे छड़े लगा दिया करते थे, कांटे वाले, कोई आ नहीं सके। हाँ, छड़े कांटे वाले जो छड़े हैं ये। लेकिन हाँ, ये पूरा अनुसार बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, और वो जैसा कहते थे, वो आज भी पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते हैं वो लोग। उनका सामाजिक संगठन ताना बाना है, यही बहुत ज्यादा सॉलिड हुआ करते थे। तो ये जैसे ये पूरा भाग है, सगाई कर दिया करते थे तो लड़का लड़की आपस में नहीं मिल पाते थे।
आजकल तो घर वालों से पहले मिल लेते हैं, है ना। वो नहीं है मिलना तो छोड़ दिया, अगर गांव के आसपास भी आ गया ना छोरा, सगाई छूट जाया करती थी, होती नहीं थी, लोग शिकायत कर दिया करते वो तो यहीं घूम रहा था, वही था ना। हाँ, तो फिर ये देखो यहां से जैसे इधर से क्या है कि लड़की वाले आते हैं, इधर से ये तोरण द्वार यही था, जो भी देखो पूरा प्राकृतिक वनस्पति से। और यहां से वो लड़का आता था, दूल्हा आता था, फिर यहां वरमाला होती थी, दूल्हे के दोस्त तरफ बहुत सारे लोग हुआ करते थे, सब वो दुल्हन का मुंह देखने के लिए। कई कई तो इधर से यहां भी चढ़ जाया करते थे। हर शादी में एक किंग कोबरा टाइप का आदमी होता है, लड़की वालों की तरफ उसकी ज्यादा चल, वो इधर उधर घूमता ही रहता है, उसका काम है लड़ाई करना, वो लड़ेगा। वो जैसे ये चढ़ा हुआ है ना एकदम से, इसे नीचे पट, नीचा, इसको पटकेगा कूटेगा, इतने में बारातियों के बीच में और लड़कियों वालों के बीच में क्या होती थी, लड़ाई हो जाए, लेकिन उसको भी वापस कर लिया करते थे। किंग कोबरा का काम यही था ना ऐसा। फिर वो एक बार तो यहां लड़ता, फिर दूसरी बार कहां लड़ता, जब फेरू का टाइम होता था, है ना, उस समय वो लड़ता, क्योंकि उस समय दूल्हे के साथ में ज्यादा दोस्त जाने की कोशिश करते हैं अंदर, है, 2 3 वो लड़ ले, उसका काम ही यही था परमानेंट। अरे वो यार क्या आदमी है वो, वही बात। अब वो किंग कोबरा बेचारा समाप्त हो गया। अब न तो कोई मुंह देखने के लिए भीड़ लगती है, न कोई, सब जाते हैं नाश्ता करते हैं भाग जाते हैं। हाँ, दूल्हा जब तक खर्चा कर रहा है बियर बैर का, तब तक है, फिर कोई बड़े जाए कोई मतलब नहीं, नाश्ता किया आए कोई मतलब नहीं है ना, शो खराब है कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले बड़ा सामान्य ये सब भी चीजें थी, पर्यावरण के प्रति हुआ करती, ऐसे बानरवाड़ बना लिया करते थे। ये के बच्चे भी पैदा होते थे ना, तो घर के आगे वो नीम के पत्ते वगैरह है वो बांध दिया करते, आजकल नहीं बांधते हैं। तो ये सारे बांदरवाल इस तरह, ये पर्यावरण थे, पेड़ का नाश भी नहीं होगा। अब जैसे दीपावली आएगी तो लोग बड़े बनाए लेकर के आएंगे, आज भी ऐसी पहचान आप एक ही लगाया गया यार, मैंने कई सारे भेजे थे तेरे पर। हाँ ये जहां बांदरवाल, ये देखो नई डिजाइन के ऐसे बन, अब सब चीजें प्लास्टिक की बड़ी हुई आती है। दीपावली पे तुम घरों के सामने शुभ लाभ चिपकाओगे, वही तो बात है। हाँ, तो ये सारे ये पर्यावरण से है, यानी आम के पत्तों के अलग अलग प्रकार के फूल। ये था लास्ट हजारा का फूल, गुलजारा जिसको अपन बोल देते हैं, ये पत्ते होते थे, इससे अच्छे हाँ डिजाइनदार क्या है ये बना, तो इससे पर्यावरण का नहीं। आज भी राज संबंध है, यानी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये लाल डलहौजी है, उसने अपने को लालची बना दिया मुझे। फिर 1894 में राष्ट्रीय वन नीति बनती है, 1910 में जो जोधपुर है इसमें भी वन संरक्षण नीति बनाई जाती। कौन सी नीति बना दी जाती है, वन संरक्षण, जोधपुर है यानी। इसके अलावा आप देखिएगा कि यह 1927 में अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन अधिनियम बनाया। हां, राष्ट्रीय वन अधिनियम, अंग्रेजों की वनों के संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन अधिनियम कब बनाया, 1927। 1935 में, कब, 1935 है, इसमें जोधपुर की तर्ज पर ही अलवर जो रियासत आती है उसने भी वन संरक्षण नीति है यानी वो लागू की। फिर देश आजाद होता है 1949-50 में, यानी जो राजस्थान वन विभाग की स्थापना की जाती है। हाँ, कि राजस्थान वन विभाग है, इसकी स्थापना कहां पर, जयपुर में अरण्य भवन, जालाना डूंगरी जयपुर। हाँ, कि अरण्य भवन है, झालाना डूंगरी जयपुर है, यानी यहां पर राजस्थान वन विभाग है, यानी इसकी स्थापना की। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई जाती, कि राष्ट्रीय वन नीति है, यानी वो कब बनाई गई, 1952। इस वन नीति के अनुसार कोई भी भूभाग होगा उसका 1/3 भाग वनाच्छादित होना चाहिए।
हाँ, कि 1/3 भाग क्या होना चाहिए, यानी वनाच्छादित होना चाहिए। 1952 की राष्ट्रीय, 1953 में राजस्थान वन अधिनियम बनाया गया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत संवैधानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया। संवैधानिक लिख सकते हो, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो, प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन बताएगी, जिसमें कौन सा वन आता है, आरक्षित, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार, जिनकी हर वर्ष काउंटिंग होती है, 2 वर्ष से नहीं होती है, इनकी क्या होती है, हर वर्ष। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वो 2 वर्ष में करती, और हमारी राज्य सरकार क्या है, हर वर्ष आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इनको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा जाता है, अभिलेखित वन कह सकते हैं। इसके बाद 1953 के बाद 1972 में वनों के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया आता है, कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये कब बनाया आता है, 1972। इस अधिनियम को हमारे राजस्थान में लागू कब किया आता है, 1973। हर जगह अलग अलग समय में इसको लागू करना था, हमने इसको लागू कब किया, 1973। इसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 42। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों के वनों और वन्य जीवों को, दोनों को ही कंक्रीट जो सूची है, लिस्ट है, यानी उसमें संवर्ती सूची, राज्य सूची से कौन सी सूची में, संवर्ती सूची है, यानी उसमें शामिल किया। 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। जो राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम है, यह बनाया था। यह कब बनाया गया, 1980। जो अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन अधिनियम ही था, हमने इसमें कंजर्वेशन शब्द और जोड़ दिया, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम। यह कब है, 1980। इसी अधिनियम के तहत 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना, कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, यानी इसकी स्थापना 1981 में, जिसका प्रधान कार्यालय कहां पर आता है, देहरादून है, यहां पर। इसके बाद में अगला, ये 1983 में राजस्थान पर्यावरण विभाग की स्थापना की जाती है। हाँ, कि राजस्थान पर्यावरण जो विभाग है, यानी इसकी स्थापना जयपुर है, यानी यहां पर, हाँ, पर्यावरण मंत्रालय के रूप में है। राजस्थान पर्यावरण जो विभाग है, इसकी देखो, वन विभाग अलग होता है, पर्यावरण विभाग अलग होता है। पर्यावरण, वन, वन्य जीव, जलवायु, सभी को शामिल किया। यह कब होता है, 1983। 1988, हाँ, 1988 में नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति, कि नई संशोधित राष्ट्रीय जो वन नीति है, यह कब बनाई जाती है, 1988। 1988 है नई संशोधित राष्ट्रीय, जिसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। हां, सबसे पहला है, यानी पर्यावरण में स्थिरता लाना। जो अवनयन की स्थिति हो रही है, यानी उसको स्थिर करना, पर्यावरण में स्थिरता लेकर के आना। जो ग्लोबल वार्मिंग की जैसी स्थिति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में वन, वन्य जीव, जैव विविधता और प्राकृतिक जो धरोहरें हैं, उन प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करना। जैसे अरावली है, एक प्राकृतिक धरोहर है, रामगढ़ क्रेटर, नक्की झील, ये सारी क्या आती है, प्राकृतिक धरोहर, इनका संरक्षण करना। और तीसरा लक्ष्य इसमें रखा गया, जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
हाँ, कि जो पेड़ों से मूलभूत चीजें जो प्राप्त हो रही है वो कर सके, जन सामान्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यह उनकी क्या करना, पूर्ति करना, ये इस नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति है, इसमें रखा गया। और इसके बाद 2010 में राजस्थान सरकार ने क्या है, राजस्थान के ने अपने खुद की राज्य वन नीति, हाँ, राज्य पर्यावरण नीति या राज्य यानी वन नीति बनाने वाला राजस्थान देश का क्या बनता है, पहला। इसके साथ में ही हाँ, कि यहां इस समय 2010 में ही राजस्थान जैव विविधता विभाग की भी स्थापना कर दी जाती है। हाँ, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2010 में ही राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड है, हाँ, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है, यानी इसका गठन कर दिया जाता है। यह गठन भी कब होता है, 2010 में। 2019 जो राजस्थान पर्यावरण विभाग था, पर्यावरण जो विभाग है, इसका नाम कर दिया जाता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, इसका नाम कर दिया था। पर्यावरण विभाग है, इसका नाम क्या किया था 2019 में, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय है, ये नाम कर दिया जाता है। जिसके पर्यावरण मंत्री, हमारे राजस्थान के पर्यावरण मंत्री कौन है, हेमाराम जी। कौन है, हेम। तो ये यानी उनके अधीन आता है। 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय है, यानी इसका गठन कब कर दिया जाता है, 2019 है, यानी इसमें ये सारे पर्यावरण की जो पृष्ठभूमि है, कहां से चलते चलते यहां तक आए, और इतने नियम बनाए, जितने नियम बनाए उतने ही पेड़ पौधे ज्यादा हुए या कम हुए, क्या हुए हैं, कम। और हर वन रिपोर्ट में आप देखते हो कि वनों में वृद्धि दर्शाई जाती है। क्या वास्तव में धरातल में वनों में वृद्धि हो रही है, वनों में वृद्धि नहीं। तो ये सब पर्यावरण है, यानी इससे संबंधित अपने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है ये। तो सबसे शुरुआत यहां पर है कि अंग्रेजों के शासन काल से पहले वनों का उपयोग है वो केवल किसमें होता था, पारंपरिक रीति। अंग्रेज नहीं आते तो हो सकता है कि इतने सारे कपड़े ड्रेसें रखने की जरूरत ही नहीं होती, एक आध ड्रेस होती, बाकी हर टाइम जाते पत्ते लपेट के घूमते आराम से। कितना बढ़िया था, सही है गलत है, हाँ। और फिर कभी कभी बाहर जाते तो अपन शरीर को ढक लेते, ये था। तो ये इसने लाल डलहौजी ने गड़बड़ किया, हमारे पौधों के नाश कर दिया इसने, वो था। तो लिखिएगा आप, हाँ, कि वनों की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसमें लिखो। अंग्रेजों के शासन से पहले अंग्रेजों के शासन से पहले वनों का उपयोग पारंपरिक रीति रिवाजों में हाँ, पारंपरिक रीति रिवाजों में होता था। 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने वन कानून बनाया। वन कानून बनाया। इसके अनुसार इमारती लकड़ी पर
इसके अनुसार इमारती लकड़ी पर अधिकार है। इमारती लकड़ी पर अधिकार है सरकार का था। इमारती लकड़ी पर अधिकार किसका था? सरकार। ईंधन वाली लकड़ी अपन काम में ले सकते थे। 1894 में 1894 में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। ब्रिटिश भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 1910 में 1910 में जोधपुर 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण नीति अपनाई। उन्नीस सौ 27 में 1927 में राष्ट्रीय वन अधिनियम बनाया गया। राष्ट्रीय वन अधिनियम बनाया गया। उन्नीस सौ 35 में 1935 में अलवर रियासत ने भी वन संरक्षण नीति बनाई। उन्नीस सौ 49-50 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अरण्य भवन झालाना डोंगरी जयपुर है। अरण्य भवन झालाना डोंगरी जयपुर है। उन्नीस सौ 52 में स्वतंत्र भारत में
स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाई गई। इसके अनुसार हाँ 1952 वाला लिख लिया ना। हाँ, इसके अनुसार 1/3 भाग पर एक तिहाई भागे पर वन होने चाहिए। 1/3 का मतलब 33.33 है ना। 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। कि 1/3 भाग है यानी वो वनों से घिरा होना। 33.33% है, ये रखा गया था मुख्य रूप से। फिर इसके बाद अगला देखिएगा कि 1953 में राजस्थान वन अधिनियम बनाया गया। इसी अधिनियम जो आपने ये लिखते हैं ना, ये इसी अधिनियम के तहत इनको अभिलेखित संवैधानिक प्रशासनिक जो वन है, अभिलेखित वन भी कह सकते हैं, जिसकी अलग से रिपोर्ट आती है, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये 1953 है, यानी इसके अनुसार तो लिखो 1953 में राजस्थान वन अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। तीनों पहले नाम लिख लो, एक आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आगे इनकी पूरी रिपोर्ट लिखनी होगी, है ना। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब इसके बाद एक आरक्षित, संरक्षित और कौन सा हो गया, अवर्गीकृत है, तीनों लिख दिया। फिर क्या हुआ कि भाई वनों ही वनों पर ध्यान दिया, अब तक अपन ने लिखा तो वन्य जीवों का लोग शिकार वैसे ही कर रहे थे, अतः इन वन्य जीवों को बचाना भी क्या था, जरूरी। वन्य जीवों को बचाना भी क्या था, जरूरी। अतः इन वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या किया गया, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ एक्ट है, यानी ये लेकर के। तो लिखो 1972 में 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। 1972 बनाया गया।
यह राजस्थान में, ध्यान रखना ये गलती हो जाती है। राजस्थान में लागू राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान में लागू कब हुआ? ऑप्शन में 1972 भी होगा, 73 भी होगा, बताओ। और बना कब था? 72। यहां यह राजस्थान में 1973 में लागू हुआ। 1973 में लागू हुआ। फिर देखो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है ना। कई सारे इसमें संशोधन किए गए थे। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इसमें राज्यों के वनों और वन्य जीवों को कौन सी सूची में? संवर, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के महत्व की वस्तु बना दिया गया। संवर्ती जो सूची आती है यानी उसमें इनको क्या है, यानी शामिल किया गया। कब? 1976। तो लिखो 1976, 1976 के 42वें संविधान संशोधन, बयालीसवें संविधान संशोधन में राज्यों के वनों और वन्य जीवों को वनों और वन्य जीवों को संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर 1980 में क्या किया गया? मतलब ये शब्द है अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया, लेकिन शब्द कौन सा हो गया? उसमें संरक्षण शब्द नहीं था, इसमें संरक्षण शब्द ही जोड़ दिया गया ना। तो लिखो 1980 में, 1980 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके तहत इसके तहत 1981 में 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून लिख लो। हाँ, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना की गई। उन्नीस में क्या किया गया? राजस्थान है अब अलग से पर्यावरण मंत्री बैठना शुरू हो गया जी। पर्यावरण मंत्री है ना, ये उसको प्रभार दे दिया गया। तो ये वन विभाग अलग है, पर्यावरण विभाग अलग है। तो लिखो 1983 में, हाँ 1983 में राजस्थान पर्यावरण विभाग, राजस्थान पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। जयपुर में ये मुख्यालय, राजस्थान पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। उन्नीस में
1988 में नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी। नई संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी। इसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 3। नंबर 1, पहला क्या है? पर्यावरण में स्थिरता लाना। पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा, वन्य जीव। वन्य जीव, जैव विविधता। जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर। प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। और तीसरा है जन सामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जन सामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर 2010 फरवरी था, हाँ, कि 2010 में राजस्थान ने राज्य वन एवं पर्यावरण नीति लागू की। मतलब ऐसा पूरे देश में राज्य स्तर पर पर्यावरण नीति बनाने वाला कौन सा राज्य बनता है? राजस्थान। तो लिखो 2010 से, हाँ 18 फरवरी ऐसा था, है ना? तो 2010 में राज्य सरकार ने राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की। तथा राज्य में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। और 2019 में पर्यावरण विभाग का नाम क्या कर दिया जाता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशक। तो लिखो 2019 में राजस्थान पर्यावरण विभाग
पर्यावरण विभाग का नाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय किया गया। तो काफी पर्यावरण है, यानी इसमें उतार चढ़ाव है, यानी ये हमारे यहां पर किए गए। इससे भी पहले यानी वनों के प्रति यहां के लोग समर्पित रहे, जैसे खेजड़ली आंदोलन। कौन सा? जोधपुर में हुआ था। कौन सा है? हाँ, कि जो खेजड़ली आंदोलन है ये कब हुआ था? कि जो जोधपुर है से यहां 15-20 किलोमीटर है शायद, खेजड़ली गांव है, ज्यादा थोड़ी है, इतना ही था, 20 किलोमीटर है लास्ट। हाँ, कि जोधपुर के जो खेजड़ली गांव है, इस खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में यानी अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? खेजड़ी। और खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के, जिसमें 363 महिला पुरुषों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। और उसमें यही था, सिर साठे रोक रहे तो सस्तो जान, सिर साठे रोक रहे तो भी सस्तो। ये खेजड़ली जो आंदोलन है, ऐसे अपिको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, ये भी बाद के हैं, ये तो है ना। ये तो बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सा है? सी, बी नहीं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है आगे? और ये यहां क्या लिखा हुआ है? तो ये दोनों एक ही होते हैं क्या? तो ये इससे पहले, इससे भी पहले 1604 में जोधपुर जो रियासत है के रामासड़ी गांव, आजकल तो शायद नागौर में आता है, रामासड़ी गांव है, इसमें वन्य जीवों के रक्षार्थ कर्मा और गोरा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हाँ, कि कर्मा और गोरा है, या इनके द्वारा वन्य जीवों के रक्षार्थ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ये 1604 में, इससे पहले। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने खेजड़ली जो मेला यहां पर प्रतिवर्ष लगता है, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, यही होता है ना। हाँ, जहां पर प्रतिवर्ष खेजड़ली है, यानी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भाद्रपद
शुक्ल दशमी है, इसको मेला लगता है। विदेशी लोगों ने इसको कवर किया, विदेशी मीडिया ने भी कवर किया कि ऐसी जगह भी भारत में है जहां पर वृक्षों का क्या लगता है, मेला लगता है। तुम में से कई लोग गए भी होंगे। हाँ, विश्नोई जाति के लोग ज्यादा समर्पित है। तो ये दूसरा क्या है कि अभी खैर ये तो पुराने उदाहरण है। दूसरा, राजसमंद का पीपलांतरी गांव, ये सबसे ज्यादा वर्तमान में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। यानी जो मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन के लोग, नॉर्वे, डेनमार्क के लोगों ने भी इस गांव है यानी इसको कवर किया है। ये बहुत ज्यादा कवर किया कि पीपलांतरी गांव है। 2005 से पहले इस गांव की बड़ी दयनीय स्थिति थी। सरपंच के चुनाव ये, तो उसमें सरपंच बनते हैं श्याम सुंदर पालीवाल। क्यों पालीवाल? हाँ, तेरे दादाजी हैं, ध्यान रखना। हाँ, तो मैं कहूं उतना मानेगा तो ही प्लाट दिलाऊंगा, नहीं नहीं दिलाऊंगा, सब रजिस्ट्री मेरे पास ही है। वही श्याम सुंदरी पालीवाल जी हैं, ये सरपंच बनते हैं। सरपंच बन तो गए, लेकिन गांव के समक्ष सबसे बड़ी किल्लत थी कि पर्यावरण अवनयन की समस्या से ये जूझ रहा था। पानी की कमी सबसे ज्यादा, बरसात, चारों तरफ बरसात हो जाए, गांव में बरसात ही नहीं, क्योंकि यहां मार्बल निकलता है। हाँ, वही तो, चारों तरफ बरसात, लेकिन यहां पर क्या नहीं हो रही, बरसात। संगमरमर ज्यादा निकलता है ना राजसमंद, तो उजाड़ दिया गया, वन अवनयन हो गया, और ये सरपंचाई में भी आ गए श्याम सुंदर पालीवाल। उसी दरमियान 2006-05 के आसपास में इकलौती संतान इनके एक बेटी थी, उसका स्वर्गवास हो गया। तो ये और ज्यादा संकट में भी आ गए, और बेटी थी यानी उसका स्वर्गवास। फिर ये था कि गांव के लिए कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमेशा हमेशा के याद। तो उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद इस गांव की जो पर्यावरणीय अवनयन की समस्या है उससे जल्दी ही निजात पाया जाए। लोगों को जागरूक किया। शुरुआत में लोग जागरूक होते नहीं हैं, लेकिन लोगों को समझाते हैं तो हो जाते हैं इसी बात। और उन्होंने पेड़ लगाने का काम शुरू किया, और एक नई परंपरा डाली कि गांव में एक बच्ची के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाए। एक बच्ची के जन्म पर कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 111। वो उनकी बेटी का जब स्वर्गवास हो गया तब लोग इंपॉर्टेंस समझे बेटी का कितना और लोगों ने क्या है कि बाकायदा 2005 से ही शुरू कर दिया। 2 साल में पौधे डेवलप बहुत जल्दी होते हैं, और वो तो प्रदेश ही, आंध्र प्रदेश में 2 साल में ही प्रदेश हरा भरा। डॉक्टर कलाम साहब यहां पर आए हुए हैं इस गांव में, और राष्ट्रपति अवाल्डी गांव है, और इनको वहां पर बुलाया, राष्ट्रपति भवन भी बुलाया गया था। आज सबसे खुशहाल गांव में आता है, और हरा भरा है। वहां पर आज भी एक बच्ची के जन्म पे 111 पौधे लगाए जाते हैं, और बाकायदा उस बच्ची के नाम से उस वाटिका का नाम किया जाता है। और उस वाटिका से जो भी इनकम होती है, वनों से जो भी इनसे कास्ट वगैरह, लकड़ी वगैरह प्राप्त होती है, वो उस लड़की के अकाउंट खोल दिया जाता है, उसी में जाती है। 18 साल के बाद में वो एफडी हो जाती है एक तरह। 18 साल के बाद में वो उच्च शिक्षा में, शादी विवाह है, यानी उसमें उन पैसों को काम में लिया। अब वहां पर एक परंपरा नहीं और हो गई कि कोई भी मरेगा तो भी 111 पौधे लगेंगे। इतना जो खुशहाल गांव है, यानी जो पीपलांतरी है, जिसको आज तक हमारे मीडिया ने, हमारे जो अखबारों ने कभी इसको कवर नहीं किया। केवल एक अखबार ने कवर किया था, जो वैसे ही तुम नहीं पढ़ते हो, महंगा भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, द हिंदू, है ना। हाँ, कल उसने इसको कवर किया था। और बाकी नॉर्वे, स्वीडन के पाठ्यक्रमों में इसको पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो वो पीपलांतरी गांव है, बच्ची के जन्म होने पर, और मतलब राखी पे भाई की तरह मानती है महिलाएं। राखी उन पौधों के क्या बांधती है। पेड़ बहुत प्रेम करता है अपने से। जैसे आपका खेत है, उसमें कोई नहीं रह रहा, क्या नहीं रह रहा है, कोई।
और उस दरमियान वो सूखे सूखे से पेड़ रहेंगे, जैसे ही आपने बस्ती बस गए ना उस खेत में जाके, फिर वो पेड़ पौधे अपने आप ही हरे हो जाते हैं। और जहां घर बनाए हैं वहां का तो एकदम पौधा एकदम से हरा भरा हो जाएगा। ये इतने ज्यादा खुशहाल होते हैं, समझदार होते हैं पौधे, ऐसी बात नहीं। ये पीपलांतरी गांव का सीन है रक्षाबंधन का। तो लोग ही इस प्रकार से पौधे लगाते हैं और पौधों के साथ साथ में क्या है, इनकी राखी बांधने का काम भी करते हैं। ये पीपलांतरी जो गांव है इसकी है। हाँ, तो डिड यू नाउ पीपलांतरी विलेज प्लांट 111 ट्री इन ऑनर ऑफ एवरी बेबी गर्ल बर्ड। हाँ, ये जो कवर है यानी इसी में ये राजस्थान का क्या है, बाकायदा पौधों के तिलक लगा करके पौधा रोपण का कार्य किया आता है ये सर। और ये जब नई बेबी होती है कुछ समय बाद, तो बाकायदा मैंने कहा ना उसके नाम से वाटिका, जैसे नाम क्या रखा गया है, दिशा बच्ची का, माता का नाम, फिर इस पिता का नाम है, और बच्ची का जन्म जो वजन वेट भी इसमें रखा गया है सारा, यानी ये कब 2013 है उसमें, फिर ये वाटिका है यानी यहां पर लगाई। तो ये काम जो हम देख रहे हैं कि ये पीपलांतरी जो गांव है और छोटी छोटी बालिकाएं हैं वो इनको पूजा आराधना है, ये सब यानी स्कूलों में पूरा ध्यान रखती है। ये कौन सा गांव आता है, पीपला। तो पीपलांतरी गांव है, यही इसके बारे में आपको बताए, बहुत ही महत्वपूर्ण के गांव जहां एक बच्ची के जन्म पे कितने पौधे लगाए जाते हैं, 111 पौधे लगाए जाते हैं। उस पीपलांतरी गांव की जो रिपोर्ट आपको मैंने बताई, तो पर्यावरण के प्रति अपन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब जन्मदिन होता है तो उस पर भी अपन पौधे लगा सकते हैं और उससे सुकून मिलता है। बाकी तुम पार्टी सार्टी करते हो उससे दुख मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। पहले पहले तो हो सकता है सुख मिले, लेकिन कुछ समय बाद जब हिसाब जोड़ोगे तो दुख ही मिलेगा। सही है गलत है? और पौधा लगाया तो उससे अपने आप खुशी मिलती है कि यार मैंने कुछ अच्छा किया है, बुरा नहीं किया, क्या किया है, अच्छा। तो ये जो पीपलांतरी है यानी इसके बारे में आपको बताया। तो एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है यानी जो जहां पर जो शुरुआत है, लोगों को सीख देनी चाहिए अपने को कि सबसे पहला कि ये जो सीन आप देख रहे हैं कि राजसमंद मतलब राजस्थान का ऐसा गांव जहां पर मतलब एक बेबी के बच्ची के जन्म पर कितने पौधे लगाए जाते हैं, 111। ये पहल शुरुआत कब से होती है, 2005 से। श्याम सुंदर पालीवाल जो यहाँ के क्या रहते हैं, सरपंच रहते हैं, उनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद में कि जो भी बेटी जन्म होगी यानी बेटी बहुमूल्य होती है, तो कन्यादान महादान अपन कहते रहते हैं, लेकिन उसको साकार रूप देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज भी यहां पर यह परंपरा चालू है कि एक बच्ची के जन्म पर कितने पौधे लगाए जाते हैं, 111। और उस बेटी के नाम से वाटिका है यानी वो तैयार की जाती है। रक्षाबंधन पर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सभी पेड़ पौधों को भाई की तरह क्या है, राखी बांधती, इनका पूजा आराधना है यानी ये भी करती है। और जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो बाकायदा बच्ची के नाम से क्या है, वाटिका तैयार की जाती है। और इससे जो भी इनकम होती है यानी उसके उस लड़की के नाम से फिक्स डिपॉजिट है यानी बैंक में करवा दिया जाता है भाई, पौधों से जो भी इनकम होगी। और 18 साल के बाद में उस डिपॉजिट जो भी राशि है उसको क्या है, लड़की की पढ़ाई में भी या शादी वगैरह है जिसमें उसको काम में लिया जा सकता है। वो गांव कौन सा हो गया, पीपलांतरी। पीपलांतरी कौन से जिले में आता है, यानी राजसमंद जो जिला आता है वहां पर। तो लड़कियां राखी पर बाकायदा भाई मान करके इनकी क्या करती है, यानी पूजा पाठ और रक्षासूत्र बांधने का काम करती है। अब यहां पर क्या है, कोई भी मर भी जाता है तो भी क्या है, 111 पौधे लगाए जाते। तो हरित राजस्थान की पहल में इस गांव की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, 2007 में इसको राष्ट्रपति अवार्ड है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, यानी उन्होंने भी इसकी क्या है, सराहना की थी इस गांव। तो हम भी ऐसा
कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो पीपलांतरी गांव है, यानी इसकी जो आपको स्टोरी बताई, तो ये वर्तमान में जैसे अमृता देवी और गोरा और कर्मा के बारे में आपको बताया कि जैसे जो अब जोधपुर है, यानी 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों का क्या कर दिया था, उत्सर्ग कर दिया था। प्राणों का यानी उत्सर्ग कर दिया, चिपक गए थे खेजड़ी के। इस पे अच्छी डॉक्यूमेंट्रियां बनी हुई है कई सारी, है ना। और उसी की याद में आज अपन देख रहे हैं अमृता देवी पुरस्कार भी शुरू किया गया है, और इसके साथ में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है, मेला भी लगता है। और क्या होता है दूसरा, यहां पर मतलब विदेशी स्तर पर भी लोग प्रशंसा करते हैं कि राजस्थान में ऐसा भी गांव है जहां पर पेड़ों का भी क्या लगता है, मेला। और इसके बारे में वहीं से आपको इस मेले के बारे में, और वहां से विश्नोई जाति के जो लोग हैं, यानी वो सबसे ज्यादा पेड़ और वन्य जीवों के प्रति क्या है, समर्पित है। तो ये कहावत भी चलती है, सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान। चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन पेड़ और वन्य जीव है, यानी वो नहीं जाने चाहिए। ये फिर इससे पहले 1604 में जोधपुर रियासत का कौन सा हो गया, रामासड़ी। वहां पर वन्य जीवों के रक्षार्थ कर्मा और गोरा ने भी अपने प्राणों का उत्सर्गी कर दिया। तो ये पर्यावरण के प्रति समर्पण हमेशा से ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। और महिलाएं हैं वो इनमें बढ़ चढ़ करके क्या है, हिस्सा लिया, अपने को भी आगे लेना चाहिए। ठीक है, तो पीपलांतरी वाला आप भी कीजिएगा। उम्मीद है कि अब जब भी जन्मदिन आएगा तो जरूर आप पौधे लगाएंगे। लगाने ही नहीं है, पानी पिलाना है उनको, है ना। जब बूढ़े हो गए तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलिएगा, एक ही ये तो आपको जो राजस्थान, एक आप लिखिएगा 1604 में, 1604 में जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव है, जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव है में वन्य जीवों के रक्षार्थ, वन्य जीवों के रक्षार्थ कर्मा और गोरा कर्मा और गोरा ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। सत्रह सौ तीस ईस्वी 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली आंदोलन शुरू हुआ। खेजड़ली आंदोलन शुरू हुआ। इसमें 363 महिला पुरुषों ने 363 महिला पुरुषों ने वृक्षों के रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
प्राणु का क्या कर दिया? बलिदान। तो यहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है? वृक्ष मेला लगता है। तो लिखो यहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेला लगता है। दूसरा, राजसमंद का कौन सा गांव हो गया? पीपलांत्री। पीपलांत्री जो गांव है, यहां पर एक बच्ची के जन्म पर क्या लगाए जाते हैं? 111। तो लिखो राजसमंद के पीपलांत्री गांव है, राजसमंद के पीपलांत्री गांव में लड़की के जन्म पर, लड़की के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो ये सब वन है, यानी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सरकार भी योजनाएं लेके आती है, लेकिन उनको अपन देख रहे हैं धरातल पर कितनी क्या चल रही है। करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाती है सरकार, बीज तैयार करवाती है। अब की बार भी 30 लाख से ज्यादा पौधे तैयार करवाए गए थे, लेकिन हैं वो लगाए कहां पर हैं, वो अलग है ना। तुम में से कितने लोगों ने पौधे लगाए? कितने के अभी धरातल पर हैं वो पौधे? है इतने के? पालीवाल तो जो आधा पौधा लगाया तूने तो, तेरा हाथ ही आधा ही था, इसका मतलब तूने आधा ही लगाया हुआ है। बकरी खा गई ऊपर से उसको, है? हाँ, उसको पूजा करो, पूजा पाठ किया करो उसकी, अच्छा होता है ना। अब एक चलो यहां पर जैसे आ गया, तो एक होता पंचकूटा। पंचकूटा क्या है रे? 5 आदमियों को कूटना है? सब्जी है तो पंचकूटा में किस किस को शामिल किया आता है? चलो लिख दिया मैंने, केर लिख दिया, और सांगरी लिख दी, काचरी लिख दी, कुमटिया, 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 कुमटी होता है, और क्या है? गुंदा, गंदा नहीं, इसको क्या कहते हैं? पंचकूटा कहते हैं। यह शुष्क मरुस्थल की सब्जी है, बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है, बहुत ही सुंदर, बनाने वाला हो तो बहुत अच्छी होती है। हालांकि आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती होगी, यहां वालों को नहीं लगती ना, उनके तो ये केर सांगरी हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छी सब्जी होती है, पौष्टिक होती है। हाँ, तो ये 3 चीजें आपके यहां पाई जाती है, केर भी है, सांगरी भी है, काचरी भी होती है। कुमटिया भी होता होगा, काचरी भी होती है, कुमटिया भी होता है, मैंने देखा वो पत्ते पातड़ी सी होती है ना। हाँ, वो भी है। गुंदा ये भी होता है। हाँ, तो ये जो पंचकूटा के नाम, पंचकूटा में इनको शामिल किया जाता है। कहीं कहीं इनमें से एक चीज कम होती है, काचरी कम होती है, अमचूर डाल देते हैं, अमचूर डालते हैं। हाँ, तो बनाया, अच्छी चीज है, बनाया करो, दूसरों को भी खिलाया करो। हम तो इसी के चक्कर में इधर आए थे, लेकिन मिली तो है नहीं कोई, 1-2 बार बाहर ही जाके खा के आए आज तक। हाँ, तो लिखिए आप पंचकूटा में। हाँ, पंचकूटा, ये 5 नाम लिख लो।
पंचकुटा में लिख लो, केर, सांगरी, कासरी, कुमटिया, गुंदा को शामिल किया गया। केरे, सांगरी, कासरी, कुमटिया और गुंदा को शामिल किया गया है। सही है। चलो अब वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण, जिसको वनों का वैधानिक या आप ये कह सकते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण, हाँ, कि वनों का वैधानिक या जो प्रशासनिक वर्गीकरण है, इसमें सबसे पहले जैसे वन है, यानी इनका वैधानिक या प्रशासनिक वर्गीकरण है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 है, उसी में तो ये 2021-22 के जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है, सॉरी 2022-23 का कौन सा प्रतिवेदन हो गया, प्रशासनिक प्रतिवेदन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आती है वो है। हाँ, प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार ये जो वैधानिक या यानी राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, हाँ, कुल अभिलेखित जो वन आते हैं वो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। पहले 32,864 थे, अब उसमें बढ़ोतरी हो गई, यानी जो 32,869, मतलब 70 लिख सकते हैं, 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है ये अभिलेख, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, इनको RF बोल दिया था, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोलते। हर वर्ष इनकी काउंटिंग होती है, जैसे ही बजट पारित होता है, नया बजट आता है, उसके महीने 2 महीने बाद इनकी भी रिपोर्ट आ जाती है, और ये बंद कमरे में ही इनकी रिपोर्ट तैयार होती है, कोई धरातल पर नहीं जाता। वो यही कहते हैं थोड़े से बढ़ा देना। पहले 32,737 थे, उसके बाद में 32,000 है, यानी एक जो 32,861 हुए, फिर 32,863 हुए, और अब कितने हो गए, 64 के बाद कितने हो गए, 69। बस बंद कमरे में रजिस्टर में ही बस काटा पीटी करनी है और ज्यादा नहीं करना है, इतना ही, कमी नहीं दर्शानी। क्या दर्शानी है, वृद्धि दर्शानी। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र 3,42,249, इसका उसमें हम भाग देते हैं तो लगभग 10%, मतलब 9.60% है। 9 पॉइंट कितना है, यही 60% कौन से वन आते हैं, यानी अभिलेखित वन आते हैं। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी उसमें 9.60% आते। हाँ, अर्जुन, एक पूछ रहा था बच्चा कि अर्जुन का वृक्ष कहाँ, अर्जुन के वृक्ष दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। हाँ, दक्षिणी भाग, वहां पर अर्जुन के क्या है वृक्ष आपको में, मूलतः अर्जुन के वृक्ष से APJ अब्दुल कलाम साहब है, कलाम साहब को प्यार हो गया था। जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय उनको बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। हर दिन जब भी समय मिलता था तो वो अर्जुन, जो 107 वर्ष पुराना पेड़ था, उससे वो बातें करते थे। उसमें अनेक प्रकार के वन्य, कितने लोगों का आश्रय स्थल था वहां पर, कोई है, यानी जो दूसरे जो चिड़िया वगैरह है, तोता मैना वगैरह, वो सारे रहा करते थे। तो वो अर्जुन वृक्ष है, यानी उससे, यानी जो शहतूत और अर्जुन है, जिससे रेशम कीट होते हैं, रेशम के कीट भी इन पे पाले जाते हैं। वही तो ये सारा भौगोलिक क्षेत्र 9.60% है। इस पर वनों का कौन सा वन आता है, वैधानिक, जो इसको प्रशासनिक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, यही इसके नाम से भी इसको जानना आता है। तो लिखिएगा आप एक लाइन, लिखो प्रशासनिक प्रतिवेदन
प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन राज्य में कुल अभिलेखित वन 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। 9.60% है। राजस्थान वन अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार अभिलेखित वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 12 सितंबर डे बस 10, ये क्या लिखा है? 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाते हैं। हाँ, 12 सितंबर है, उसको खेजड़ी दिवस है। सर कॉमेडी मस्त करते हो हैं? सही है? सही में? तो फिर तो यार मैं भाग्य आजमा लेना चाहिए, उसमें जम सकता है क्या? सही बताओ। नहीं जमेगा, मेरे को तो नहीं लग रहा। तो अब ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? खेजड़ी दिवस की बात आ रही थी, तो ये क्या है? खेजड़ा है, सांगरी लगी हुई है इस पे, और इसमें वो जो तोड़ने वाला सांगरा है वो इधर ही बैठा है। सांगरा बैठा है। तो ये सांगरी, ये इस एक्चुअल जो वो तो आपको मैंने दिखाई, वो तो ये है, ये इस तरीके से ऊपर से तोड़ना पड़ता है, कई बार खुद टूट जाता है। हाँ, ये तो ये कुमट या पंचकुटा वगैरह आपको बता रहा था, ये नहीं उसे। अब देखो कि जो 3 भागों में अपन ने इसको विभाजित किया, सबसे पहला बताइए कौन सा आएगा? और इन वनों को आप क्या है, आरक्षित, रक्षित, कई शब्द लिखे हुए आएंगे, अंग्रेजी से ही आप समझ पाएंगे। आप अंग्रेजी से आप समझ देंगे, नहीं तो कई जगह रक्षित, सुरक्षित, अंग्रेजी अगर रिजर्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कौन से वन है? आरक्षित वन। देखो, इन वनों पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है। मतलब लकड़ी काटने और क्या हो गया, पशु चराने पर सरकार का प्रतिबंध होता है। न तो लकड़ी काटी जा सकती है और न ही पशु चराए जा, कि लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार का प्रतिबंध होता है। ये राज्य में कि लकड़ी काटने और पशु चराने पर यही प्रतिबंध होता है,
ये 12,176.28 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल अभिलेखित वनों का, जो 32,870 अपन ने लिखा उसको 100% मान लें, तो कुल अभिलेखित वनों का 37.05% है। कुल अभिलेखित वनों का कितना परसेंट हो गया? 37.05% है। यानी वो कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है, ये सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में ही है वन सबसे ज्यादा। हाँ, ये भी वहीं पर क्या मिलेंगे आपको? क्यों है उदयपुर में ज्यादा? वन्य जीव अभ्यारण्य ज्यादा है। क्या ज्यादा है? और इन पर अधिकार है, यानी वो किसका होता है? सरकार। तो आपको ये पूर्ण स्वामित्व है सरकार का। लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार का प्रतिबंध होता है। ये 12,176.28 वर्ग किलोमीटर, जो कुल अभिलेखित, भौगोलिक क्षेत्र का नहीं है, कुल अभिलेखित वनों का कितना प्रतिशत आ रहा है? 37.05। तो पहला लिखिएगा आप आरक्षित वन। लिखो इन वनों पर पूर्ण स्वामित्व है, इन वनों पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है। पूर्ण स्वामित्व सरकार का होता है। लकड़ी काटने और पशु चराने पर लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार का प्रतिबंध होता है। ये राज्य में 12,176.28 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, 12,176.28, 12,176 ही लिख लो, 12,176 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल अभिलेखित वनों का वनों का सैंतीस 37.05% है। 37.05%। हाँ, कि कुल अभिलेखित वनों का कितना प्रतिशत आता है? 37 पॉइंट। यह सर्वाधिक उदयपुर में है। सर्वाधिक कहां पर है? उदय। सबसे कम अपने चूरू में रहेंगे, है ना। तो ये जो आरक्षित वन है, बाकी अपन बाद में